हेलो साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ध्वनि, ताप और ऊर्जा से संबंध में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन फर्स्ट, ध्वनि की तीव्रता निर्धारित की जाती है। ध्वनि की तीव्रता है वो किसके द्वारा निर्धारित की जाती है साथियों? तो ध्वनि के आयाम द्वारा ध्वनि की तीव्रता निर्धारित की जाती है। और ध्वनि की तीव्रता मापने का जो मात्रक है वो है डेसिबल से ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। ध्वनि की तीव्रता का निर्धारण होता है ध्वनि के आयाम द्वारा। दाब का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है साथियों पास्कल। याद रखें, परीक्षा में आया हुआ है और वापिस भी आ सकता है। दाब का जो अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है वो है पास्कल। नेक्स्ट, सूर्य से उत्सर्जित ऊष्मा पृथ्वी तक पहुंचती है। सूर्य से उत्सर्जित ऊष्मा पृथ्वी तक पहुंचती है साथियों। ये कौन सी क्रिया के द्वारा पहुंचती है? इसको क्या बोलते हैं? विकिरण द्वारा बोलते हैं। विकिरण के द्वारा पहुंचती है। और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। ये भी पूर्व में अपन ने पढ़ा था, याद रखें। सूर्य से उत्सर्जित ऊष्मा पृथ्वी तक किस माध्यम से पहुंचती है? तो इस विकिरण के माध्यम से पहुंचती है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रेडियो एक्टिवता का मात्रक है साथियों क्यूरी रेडियो एक्टिवता का मात्रक है। दाब का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पहले अपन ने पढ़ा था पास्कल। क्वेश्चन 5, वॉशिंग मशीन और दूध से क्रीम पृथक करना किस सिद्धांत का अनुसरण है? तो अपकेंद्रीय बल सिद्धांत के आधार पर वॉशिंग मशीन कार्य करती है और दूध से क्रीम को पृथक किया जाता है। अपकेंद्रीय बल काम करता है। क्वेश्चन 6, पहाड़ों पर कभी कभी मुंह या नाक से खून गिरना। पहाड़ों पर चढ़ते समय कभी कभी बहुत ऊंचाई पर चले जाते हैं तो वो मुंह और नाक से खून आने लग जाता है। तो क्यों होता है? क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब कम हो जाता है तो हमारे रक्त का दाब ज़्यादा हो जाता है तो वो नाक या मुंह के माध्यम से बाहर आता है। तो ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब क्या हो जाता है साथियों? कम हो जाता है। वायुदाब कम होने के कारण, ऊंचाई पर वायुदाब कम होने के कारण पहाड़ों पर चढ़ने वाले यात्रियों के मुंह से और नाक से कभी कभी खून गिरने लगता है। क्वेश्चन नंबर 7, ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किए? तो ग्रहों की गति के नियम केपलर ने प्रतिपादित किए थे। मूल ग्रह कितने हो गए साथियों? पहले 9 थे, अब 8 ग्रह हैं। केपलर ने ग्रहों की गति के नियम प्रतिपादित किए थे। क्वेश्चन नंबर 8, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ऊर्जा का रूपांतरण। ऊर्जा संरक्षण का नियम यही है कि न ऊर्जा उत्पन्न की जाती है न नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में रूपांतरित किया जा सकता है। तो साथियों महत्वपूर्ण ऑप्शन लेके आए हम। माइक्रोफोन किसको बदलता है साथियों? तो माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो क्या करता है? डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो का जो उल्टा होता है साथियों, अपने घर पे जो पंखा होता है वो पंखा क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत बल्ब क्या होता है? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। और विद्युत सेल होता है, विद्युत सेल में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ रूपांतरण थे, आपको याद करना है। ध्वनि तरंग होती हैं अनुदैर्ध्य तरंग, यांत्रिक तरंग। अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग कहते हैं ध्वनि तरंग को, अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग। महत्वपूर्ण, अश्रव्य तरंगे और प्रश्रव्य तरंगे ये आता है। इसमें से कौन से निम्न में से श्रव्य तरंगे हैं, प्रश्रव्य तरंगे हैं, अवश्रव्य तरंगे हैं? इस प्रकार से तो अपन पहले शुरू अवश्रव्य तरंगे 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाले जो ध्वनि होती है उनको अवश्रव्य तरंगे कहते हैं। ये अपन मानव सुन नहीं सकता, इनको अपन नहीं सुन सकते, मनुष्य अवश्रव्य तरंगों को नहीं सुन सकता। 20 हर्ट्ज से नीचे वाली आवृत्ति वाली ध्वनि। श्रव्य तरंगे वो होती हैं जो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच की, ये हमारी श्रव्य तरंगे, अपन मानव इसको सुन सकता है। आवृत्ति वाली होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच वाली तरंगे श्रव्य तरंगे। और प्रश्रव्य तरंगे होती हैं साथियों 20,000 से ऊपर की आवृत्ति वाले तरंगे। ये तरंगे भी मनुष्य नहीं सुन पाता है, और सुन लेता है तो उससे बहरापन या मस्तिष्क के रोग होने की संभावना होती है। प्रश्रव्य तरंगे बहुत तेज होती हैं। तो आपको तो केवल याद रखना है
कि श्रव्य तरंगों का जो प्रकाश है वो है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में, ये पूछते हैं, महत्वपूर्ण ये है, ठीक है, याद रखें। क्वेश्चन 11, ध्वनि की सर्वाधिक चाल होती है साथियों, ध्वनि की जो सर्वाधिक चाल होती है वो धातु में या ठोस में होती है, याद रखें। ध्वनि की जो सर्वाधिक चाल होती है वो धातु या ठोस में होती है, और प्रकाश की जो सर्वाधिक गति होती है वो होती है साथियों निर्वात में। सर्वाधिक विद्युत चालकता होती है चांदी में। क्वेश्चन 12, ध्वनि का तेज या मंद सुनाई देना, देखो ध्वनि का तेज या मंद सुनाई देना कहलाता है प्रबलता, ये साथियों महत्वपूर्ण है। ध्वनि का तेज या कम सुनाई देना क्या कहलाता है साथियों, तो ये कहलाता है प्रबलता। क्या कहलाता है साथियों, प्रबलता। और ध्वनि का मोटा या पतला सुनाई देना, मोटा या पतला, भारी या कम सुनाई देना, हल्का फुसफुस की आवाज़ आना, ध्वनि का मोटा या पतला सुनाई देना तारत्व कहलाता है, तारत्व कहलाता है। तेज या मंद सुनाई देना प्रबलता, और ध्वनि का मोटा या पतला सुनाई तारत्व कहलाता है, ये गुण कहलाता है, तारत्व है। ध्वनि का मोटा या पतला सुनाई देना प्रबलता है, ध्वनि का तेज या मंद सुनाई देना गुण। जल का घनत्व अधिकतम होता है साथियों, तो जल का जो घनत्व है वो अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर, याद रखें 4 डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री पर नहीं होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। क्वेश्चन नंबर 14, देखो कुछ बिंदु लेके आया हूँ जिसके अंदर अपन कंफ्यूजन रहता है कि कौन सी चीज़ क्या है, क्लियर नहीं होता, तो 4 ही चीज़ों को मैं एक ही जगह पर लेके आ गया हूँ और समझाने का प्रयास करता हूँ। आपको भी इसको चीज़ को समझना है। गलनांक, गलनांक का मतलब होता है गलना, गलेंगी कौन सी चीज़, जो ठोस होगी वो गलेगी। जैसे बर्फ़, बर्फ़ एक कठोर की तरह हो जाती है, ठोस होगी, उसको गर्म करेंगे तो अपन क्या करेंगे, गलेंगी, तो वो गलेंगी। गलना यानी कि द्रव में बदलना, निश्चित ताप पर कोई ठोस द्रव में बदलता है तो इसको बोलते हैं साथियों गलनांक, ठोस का द्रव में बदलना। अब क्या होता है, इसका अगर विपरीत हो रहा है, द्रव का ठोस में बदलना, वो कहलाता है साथियों हिमांक। ये इन दोनों का अपोजिट है, अपोजिट है, विलोम है। गलनांक का विलोम हिमांक होगा, न कि क्वथनांक, याद रखें। गलनांक यानी कि ठोस का द्रव में बदलना, हिमांक होता है द्रव का ठोस में बदलना, क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट आ रहा है क्वथनांक। क्वथनांक किसे कहते हैं, किसी निश्चित ताप पर द्रव का वाष्प में बदलना, वाष्प में बदलना क्वथनांक कहलाता है। द्रव है, द्रव को और ज़्यादा गर्म करेंगे तो वो वाष्प में बदल जाता है, वाष्पीकरण की क्रिया आ जाती है, तो क्वथनांक कहलाता है। और वापिस यदि किसी निश्चित ताप पर वाष्प का द्रव में बदल जाता, यहाँ बदल रहे हैं अपन, द्रव को गर्म करते तो वाष्प में बदल रहा है, तो ये हो गया क्वथनांक। और वाष्प को वापिस निश्चित ताप पे थोड़ा लाएं तो वो द्रव में बदल जाता है, तो ये हो जाता है साथियों संघनन। संघनन, वाष्प का द्रव में बदलना कहलाता है संघनन। ये दोनों आपस में, क्वथनांक का जो विलोम शब्द होगा वो होगा संघनन। संघनन याद रखें, गलनांक, हिमांक, क्वथनांक और संघनन। और अगर वाष्पीकरण बनने तक की जो क्रिया होती है वो क्या होती है साथियों, पहले होता है गलनांक, वाष्पीकरण करना है किसी पदार्थ को, पहले गलनांक आएगा, तो गलनांक आने पर क्या होगा, ठोस द्रव में बदल जाएगा। उसके बाद में आएगा क्वथनांक, यानी कि किसी वस्तु का वाष्पीकरण करवाना है तो पहले गलनांक आएगा, गलनांक के बाद में ही उसके बाद में उसका जो परिवर्तन होगा वो क्वथनांक होगा। यानी कि ठोस का द्रव में बदलना गलनांक, और वापस द्रव का ठोस में बदलना हिमांक, और निश्चित ताप पर द्रव का वाष्प में बदलना कहलाता है क्वथनांक, और वाष्प का वापस द्रव में बदलना कहलाता है साथियों संघनन। अंतिम क्वेश्चन 15, आर्द्रता मापी जाती है, आर्द्रता मापी जाती है साथियों, तो वायुमंडल की जो आर्द्रता है वो हाइग्रोमीटर से मापी जाती है, हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। तो ये था साथियों ध्वनि तरंग ऊर्जा से संबंध में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। लगातार लगे रहें, आगे बढ़ते रहें और पढ़ाई जारी रखें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।